नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपन जूनियर अकाउंटेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे, सामान्य वित्तीय लेखा नियम। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम का दोस्तों अपन नियम संख्या 1 से आज प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों एक एक नियम को समझते जाना, फिर आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलग से समय दे दूंगा। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम बहुत आसान भाषा में सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दोस्तों, सामान्य वित्तीय लेखा नियम की जब अपन बात करें तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जारी कौन करता है। तो दोस्तों नियम संख्या 1 से अपन देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या एक किससे संबंधित है। दोस्तों जी एफ एंड ए आर का सामान्य वित्तीय लेखा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 1 कौन किसके द्वारा जारी किया गया है। नियम संख्या 1 में इस बात का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों समझिएगा, राज्यपाल द्वारा दोस्तों जे एफ एंड आर जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है, इसका इसका फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सामान्य, जी से जर्नल, सामान्य वित्तीय फाइनेंशियल एवं एंड लेखा अकाउंटिंग रूल्स नियम। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम कर रहे हैं। और ये जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी के द्वारा जब एग्ज़ाम ली जाती थी तब भी था और अब भी सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। चाहे सिलेबस में कुछ भी चेंजमेंट हो जाए, लेकिन इस टॉपिक को सिलेबस से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लेखांकन से अकाउंटेंट अकाउंटेंट लेखाकार की पोस्ट है और लेखांकन से संबंधित नियम है, तो इस सिलेबस में हमेशा बने रहेंगे। राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश हैं, ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं, ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम अस्तित्व में कैसे आए, तो इसके संबंध में अपन देखते हैं। तो क्या कैसे अस्तित्व में आए, राज्यपाल ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, उससे ये सेवा नियम अस्तित्व में आए। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये हो गया कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नियम संख्या 1 का एक पॉइंट ये हो गया, सामान्य वित्तीय लेखा नियम कहाँ से लिए गए, राज्यपाल द्वारा जारी कार्यकारी आदेश हैं। तो दोस्तों ये लिए कहाँ से हैं, राज्यपाल को कोई सपना थोड़ी आ गया। ये कॉपी किए गए हैं कहाँ कहाँ से, कोषागार नियमों से लिए गए हैं। तो दोस्तों यह नियम कहाँ से लिए गए हैं, कोषागार नियमों से। दोस्तों ये नियम कहाँ से लिए गए हैं, कोषागार नियमों से लिए गए हैं। अब ये कोषागार नियम कहाँ से आए, ये कोषागार नियमों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 283(2) में वर्णित है। तो दोस्तों आपने नियम संख्या 1 देखा, तो आपको समझ में आया होगा नियम संख्या 1 में क्या कह रखा है। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम संख्या 1 में कह रखा है कि राज्यपाल द्वारा जारी कैसे आदेश हैं, कार्यकारी आदेश है। ये नियम कहाँ से लिए गए हैं, कोषागार नियमों से लिए गए हैं। और कोषागार नियम कहाँ से आए, संविधान के अनुच्छेद 283(2) में वर्णित है। तो दोस्तों इसके अंदर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं जो अपन ने पढ़े, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ।
अब अपन नियम संख्या 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन नियम संख्या 2 देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या 2 में क्या कर रखा है, परिभाषाएं दे रखी हैं। नियम संख्या 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं और वो परिभाषाएं किससे संबंधित है, वो परिभाषाएं अपन जो पढ़ रहे हैं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, उसके अंदर जो शब्दावली यूज की गई है उससे संबंधित परिभाषाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले महालेखाकार, अब इसमें किसकी परिभाषा दे रखी है, सबसे पहले महालेखाकार की परिभाषा दे रखी है। मालेखाकार के संबंध में क्या कहा गया है, मालेखाकार से तात्पर्य क्या है, राजस्थान के मालेखाकार से। दोस्तों ये नियम संख्या 2 में परिभाषाएं क्यों डाली गई है, ताकि आप सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जब कोई व्यक्ति पढ़े तो उसके अंतर्गत जो शब्दावली यूज की गई है सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अंतर्गत आगे आने वाले नियमों में जो शब्दावली यूज की गई है उस शब्दावली का आपको अर्थ पता रहे, इसलिए ये परिभाषाएं नियम संख्या 2 में डाली गई हैं। राजस्थान के महालेखाकार से है। मालेखाकार का मतलब किससे लगाना है, राजस्थान के मालेखाकार से लगाना है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कार्य, मालेखाकार के कार्य क्या होंगे ये भी बता दिया। मालेखाकार क्या कार्य करेगा, सरकार के लेखे रखेगा। एक कार्य तो क्या करेगा, सरकार के लेखे रखता है। दूसरा कार्य क्या करता है, लेखों का अंकेक्षण करता है। लेखों का क्या करता है, अंकेक्षण करता है, दूसरा कार्य ये हो गया। और तीसरा कार्य क्या है, वह आय, वह आय का नियंत्रण का कार्य कौन करता है, मालेखाकार करता है। तो मालेखाकार के कार्य कौन कौन से हैं, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। मालेखाकार क्या क्या कार्य करता है, तो सरकार के लेखे रखता है, सरकार के व्यय राजस्व पर नियंत्रण रखता है और अंकेक्षण का कार्य करता है। 3 कार्य करता है मालेखाकार। दोस्तों अपन ने पॉइंट परिभाषा के नियम संख्या 2 में पॉइंट नंबर 1 में मालेखाकार के संबंध में दे रखा था, वो अपन ने पढ़ा। अब अभी इसके आगे अपन मालेखाकार के बाद देखेंगे। दोस्तों बजट, एक नोट पढ़ेंगे और ये नोट किसके संबंध में है, बजट के संबंध में है। तो बजट की जब एक प्रति होती है, जो विधानसभा के अंदर जो बजट पारित हो जाता है तो उसकी एक प्रति मालेखाकार को भेजी जाती है। भेजी जाती है। बजट किसका होता है दोस्तों, बजट वित्तीय वर्ष का होता है। बजट वित्तीय वर्ष का होता है। तो बजट की मद का व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नहीं किया जा सकता।
बजट क्या होता है? बजट की एक प्रति मालेखाकार को भेजी जाती है। वित्तीय वर्ष का होता है, उसी वर्ष में व्यय करना होता है। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसके संबंध में बजट का व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। दोस्तों, अपन ने बजट के बारे में एक नोट डाल के पॉइंट पढ़ा। अब इसके बाद में अपन अगला पॉइंट देखेंगे। इसके संबंध में है, विनियोग के संबंध में अगला पॉइंट देखेंगे। अगली परिभाषा जो दे रखी है वो विनियोग की दे रखी है, पॉइंट संख्या व्यय। तो विनियोग से संबंधित के क्या है, विनियोग का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक इकाई प्राथमिक इकाई में शामिल निधि को क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। तो प्राथमिक इकाई का अर्थ यहाँ क्या है? जब दोस्तों, जैसे चिकित्सा बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि चिकित्सा पर व्यय 500 करोड़ होगा। तो दोस्तों, ये जो चिकित्सा पर जो व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है कि चिकित्सा पर इतने रुपए व्यय किए जाएंगे, तो ये व्यय की प्राथमिक इकाई है। प्राथमिक इकाई है कि चिकित्सा पर जो पैसा व्यय किया जाएगा वो बजट के अंदर निर्धारित हो गया। तो इस प्राथमिक इकाई को ही क्या कहते हैं? विनियोग कहते हैं। इस प्राथमिक इकाई को ही विनियोग कहते हैं। तो विनियोग की परिभाषा अपन ने पढ़ाई। प्राथमिक इकाई में शामिल निधि को विनियोग कहते हैं। कि प्राथमिक इकाई में शामिल कर लिया गया कि चिकित्सा पर 500 करोड़ व्यय होगा, शिक्षा पर मान लो 1000 करोड़। तो ये शिक्षा से संबंधित प्राथमिक इकाई में शामिल कर लिया गया बजट प्रावधान के समय। तो ये प्राथमिक इकाई में शामिल निधि को विनियोग कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अब अपन अगला पॉइंट देखेंगे। बैंक की परिभाषा दे रखी है और बैंक के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा जब बैंक शब्द का प्रयोग किया जाए। तो अपन सबसे पहले देखेंगे एसबीआई की कोई भी शाखा। एसबीआई की कोई भी शाखा जो क्या हो, आरबीआई दोस्तों, एसबीआई बैंक की कोई भी शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी शाखा जो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रायोजन के लिए कार्य करे। प्रायोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रायोजन का मतलब उद्देश्य के लिए कार्य करे। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रायोजन के लिए कार्य करे तो उसको बैंक माना जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? एसबीआई एक्ट 1959। दोस्तों, एसबीआई एक्ट 1959 के तहत कोई सहायक बैंक, किसका सहायक बैंक? एसबीआई का सहायक बैंक जो
सहायक बैंक भी बैंक की परिभाषा में शामिल होंगे। और तीसरा पॉइंट है आरबीआई तो दोस्तों बैंक की परिभाषा अपन देख रहे थे, तो एसबीआई की कोई भी शाखा जो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजन के तहत कार्य करेगी एसबीआई की, तो बैंक की परिभाषा में शामिल होगी। सरकारी लेन देन के लिए उसको प्राधिकृत किया गया है, मतलब सरकारी लेन देन के लिए वो योग्य मानी जाएगी। एसबीआई एक्ट 1959 के तहत कोई सहायक बैंक जो एसबीआई का सहायक बैंक, आपको पता होगा अब तो फिर वर्तमान समय में तो इन सहायक एसबीआई के सहायक बैंकों का विलय कर दिया गया है। पहले अपना राजस्थान का भी एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर जो एसबीआई बैंक का सहायक बैंक था, तो वो भी सरकारी लेन देन के लिए अधिकृत माना गया था। उसको भी एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था आरबीआई एक्ट के द्वारा। और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किसी को भी एजेंट घोषित किया जा सकता है। वर्तमान में 3 प्राइवेट बैंकों को भी आरबीआई का एजेंट घोषित किया गया है, जो कि सरकारी लेन देन के लिए कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये 3 बैंक ऐसे हैं जिनको लेन देन के लिए अधिकृत किया गया है। वर्तमान में आरबीआई एक्ट के द्वारा इनको एजेंट घोषित किया गया है। दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। नियम संख्या 1 अपन ने देखा, नियम संख्या 2 के संबंध में अपन ने 3 पॉइंट देखे, 3 चीज़ों की परिभाषाएं देखी। सबसे पहली परिभाषा अपन ने मालेखाकार के संबंध में देखी, दूसरी परिभाषा अपन ने विनियोग के संबंध में देखी कि विनियोग किसे कहेंगे, और तीसरी परिभाषा बैंक की परिभाषा देखी। अब दोस्तों आप तीनों जो अब तक अपन ने पढ़ा है उस पूरे विवरण का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन टॉपिक कर रहे हैं, और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की जो अपन ने अब तक पढ़ा उस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट डाउन कर लेना। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लेना। दोस्तों स्क्रीनशॉट लें। चारों पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आगे का अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक इतना ही। दोस्तों लाइफलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।